नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बेल्जियम में राहुल गांधी बोले रूस यूक्रेन जंग पर सरकार के साथ, कहा G20 में खरगे को नहीं बुलाया, सरकार 60% जनता के लीडर्स को महत्व नहीं देती। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों यूरोप दौरे पर हैं। शुक्रवार को ब्रसेल्स के प्रेस क्लब में राहुल गांधी ने कहा कि हम रूस यूक्रेन जंग पर देश के रुख का समर्थन करते हैं। रूस से हमारे रिश्ते अच्छे हैं। विपक्ष भी इस मुद्दे पर वही स्टैंड लेता है जो सरकार ने लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रूस और अमेरिका दोनों देशों के साथ संबंधों से जुड़े एक सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि भारत एक बड़ा देश है, हमारे कई देशों के साथ संबंध और पार्टनरशिप है। भारत का हक है कि वो जिसके साथ चाहे उससे रिश्ते रख सकता है। G20 समिट पर राहुल गांधी से मल्लिकार्जुन खड़गे को न्योता न देने पर सवाल किया गया। इस पर उन्होंने कहा कि सरकार ने यह फैसला लिया है, इससे साबित होता है कि वो देश की 60% जनता का नेतृत्व करने वालों को महत्व नहीं देते हैं। यह सरकार की सोच को भी दर्शाता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। 5000 सीसीटीवी कैमरे, स्पेशल कंट्रोल रूम, दिल्ली की गलियों से लेकर VIP सड़कों तक रखी जा रही है नजर। जी हां दोस्तों, 80 के दशक के बाद यह पहला मौका है जब दुनिया के 20 सबसे ताकतवर देशों के नेता दिल्ली में एक साथ एक ही छत के नीचे पूरे 2 दिन रहेंगे। भारत मंडपम के अंदर इन 2 दिनों में जो भी बातचीत हो, लेकिन इस दौरान पूरी दिल्ली, खासकर दिल्ली के कुल 35 किलोमीटर के इलाके में 5000 सीसीटीवी कैमरा, स्पेशल कंट्रोल रूम और 50,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी, K9 डॉग स्क्वाड और घुड़सवार पुलिस की सहायता से G20 समिट के दौरान कड़ी निगरानी रखी जाएगी। जमीन के नीचे से लेकर जमीन के ऊपर तक, रोशनी से लेकर हवा तक, 35 किलोमीटर के दायरे में झांकने वाली हर खिड़कियों तक, जहां भी जरा से खतरे का एहसास होगा उससे निपटने और उससे निपटाने की भरपूर तैयारियां हो चुकी है। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने 9 से 10 सितंबर को होने वाले शिखर सम्मेलन की विभिन्न तैयारियों का जायजा लेने के लिए दिन के दौरान राजघाट और प्रगति मैदान का दौरा किया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सावधान, मार्केट में बिक रहा है कैंसर का नकली इंजेक्शन। WHO के अलर्ट के बाद सरकार ने बढ़ाई निगरानी। जी हां दोस्तों, कैंसर के फेक इंजेक्शन को लेकर WHO के अलर्ट के बाद भारत ने भी सख्ती बढ़ा दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा दवा सुरक्षा चेतावनी के कारण फेक कैंसर इंजेक्शन एडसेंड्रिस की आवाजाही और बिक्री पर निगरानी बढ़ा दी गई है। वैश्विक स्वास्थ्य निकाय यानी कि WHO ने भारत को बताया कि देश में कम से कम 8 अलग अलग बेच संख्या में इंजेक्शन के नकली संस्करण प्रचलन में है। दरअसल दोस्तों, WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत सहित 4 देशों में फेक इंजेक्शन पाए जाने के बाद केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने 5 सितंबर को एक अलर्ट जारी कर देश भर के दवा नियामकों को रैंडम नमूने लेने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय नियामक एजेंसियों ने डॉक्टरों और हेल्थ केयर पेशेवरों से दवा को सावधानी पूर्वक लिखने और दवा की किसी भी प्रतिकूल प्रतिक्रिया की रिपोर्ट करने के लिए अपने रोगियों को शिक्षित करने के लिए भी कहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भारत पाकिस्तान मुकाबले पर बारिश का खतरा, रिजर्व डे होगा 10 सितंबर को, जहां रुकेगा 11 को वहीं से खेला जाएगा। कोलंबो में बारिश के 90% आसार हैं। जी हां दोस्तों, एशिया कप सुपर 4 स्टेज में भारत और पाकिस्तान के बीच कोलंबो में मैच पूरा नहीं हो पाता है, तो 11 सितंबर को रिजर्व डे रखा जाएगा। सुपर 4 स्टेज का तीसरा मैच भारत और पाकिस्तान के बीच 10 सितंबर को श्रीलंका के कोलंबो में खेला जाएगा। इस दिन कोलंबो में बारिश होने के 90% आसार हैं। तापमान 26 से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। दोस्तों, न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के बीच सुपर 4 स्टेज मैच के लिए 11 सितंबर को रिजर्व डे रखा गया है। 10 सितंबर को मैच जहां रुकेगा, 11 सितंबर को वहीं से खेला जाएगा। दरअसल दोस्तों, इससे पहले 2 सितंबर को भारत और पाकिस्तान का मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था और इसके अगले वाला मैच भारत और नेपाल का भी बारिश की वजह से काफी प्रभावित हुआ था और डकवर्थ-लुईस नियम के हिसाब से इस मैच का नतीजा निकल पाया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल सब्सक्राइबर जोड़ने वाला देश बना भारत। जून में जोड़े 70 लाख नए ग्राहक, 5G यूजर्स भी 17.5 करोड़ बढ़े। जी हां दोस्तों, भारत दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल सब्सक्राइबर जोड़ने वाला देश बन गया है। इस साल के दूसरे क्वार्टर यानी कि जुलाई सितंबर में भारत में 70 लाख से ज्यादा मोबाइल सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं। इस लिस्ट में चीन 50 लाख और अमेरिका 30 लाख ग्राहक जोड़कर दूसरे और तीसरे नंबर पर है। दुनिया भर में टोटल 4 करोड़ नए ग्राहक जुड़े हैं। एरिक्सन की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सस्ते दरों पर इंटरनेट सर्विस और टेलीकॉम के परफेक्ट कॉम्बिनेशन वाले मार्केट के चलते ये सब्सक्राइबर बढ़े हैं। वहीं इसी क्वार्टर के दौरान दुनिया भर में 5G मोबाइल यूजर्स की संख्या भी बढ़कर 130 करोड़ के पार चली गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस साल जून में ग्लोबली टोटल 4 करोड़ नए सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं। इससे टोटल ग्राहकों की संख्या बढ़कर 830 करोड़ हो गई है। वहीं भारत में इनकी संख्या 70 लाख बढ़कर 112.5 करोड़ हो गई है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जनधन खाता और डिजिटल पेमेंट के चलते 47 साल का काम 6 साल में हो गया, वर्ल्ड बैंक ने की मोदी सरकार की तारीफ। जी हां दोस्तों, जनधन बैंक खाते, आधार और मोबाइल फोन जैसे डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना भारत को 80% की वित्तीय समावेशी दर हासिल करने में 47 साल लगते, जिसे देश ने केवल 6 वर्षों में ही हासिल कर लिया है। इस बात की विश्व बैंक द्वारा तैयार किए गए एक G20 पॉलिसी डॉक्यूमेंट में बात कही गई है। दरअसल दोस्तों, न्यूज 18 के पास इस दस्तावेज की प्रति मौजूद है। विश्व बैंक के इस दस्तावेज में यह भी दर्ज किया गया है कि पिछले वित्तीय वर्ष में यूपीआई ट्रांजैक्शन की कुल वैल्यू भारत की नॉमिनल जीडीपी यानी कि नॉमिनल जीडीपी मौजूद कीमतों का उपयोग करके आउटपुट को मापता है, जबकि रियल जीडीपी स्थिर कीमतों का उपयोग करके आउटपुट को मापता है का लगभग 50% थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ज्ञानव्यापी सर्वे को 56 दिन का समय और मिला, 35वें दिन मसाजिद कमेटी ने एएसआई सर्वे का विरोध किया, सर्वे टीम को परिसर में जाने से रोका था। जी हां दोस्तों, ज्ञानव्यापी सर्वे को लेकर जिला कोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने एएसआई टीम को 56 दिन और सर्वे करने का आदेश दिया है। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने 35वें दिन एएसआई टीम को परिसर में जाने से रोका था। अंजुमन कमेटी ने कोर्ट के आदेश के बाद ही टीम को सर्वे के लिए अंदर जाने की बात कही थी। वहीं गुरुवार को भी सर्वे शुरू होने के बाद मुस्लिम पक्ष ने विरोध जताया था, जिसके चलते सर्वे रोका गया था। कमेटी का कहना था कि कोर्ट के आदेश आने के बाद ही सर्वे की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाएगा। अधिकारियों ने एएसआई की टीम और मसाजिद कमेटी के पदाधिकारियों से बात की, लेकिन सहमति नहीं बन सकी थी। मसाजिद कमेटी का कहना है कि जिला जज की अदालत ने सर्वे और उसकी रिपोर्ट जमा करने के लिए 2 सितंबर तक की इजाजत दी थी। सर्वे रिपोर्ट नहीं जमा की गई और जिला जज की अदालत ने 8 सप्ताह का समय और मांगा गया। आज सुनवाई के बाद ही फैसले के आधार पर आगे की कार्यवाही के लिए टीम को प्रवेश करने देंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मस्कट ढाका विस्तारा फ्लाइट में एयर होस्टेस से छेड़छाड़, आरोपी ने पहले गले लगाया फिर किस करने की कोशिश की, मुंबई में हुआ गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, मुंबई से होकर जाने वाली मस्कट ढाका विस्तारा फ्लाइट में एक महिला फ्लाइट अटेंडेंट के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। यह घटना गुरुवार सुबह की है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक मुंबई एयरपोर्ट पर उतरने से पहले एक पैसेंजर ने एयर होस्टेस को पहले जबरदस्ती गले लगाया और फिर किस करने की कोशिश की। बाद में महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान मोहम्मद दुलाल के रूप में हुई है, जो कि एक बांग्लादेशी नागरिक है। जब वह एयर होस्टेस से गलत व्यवहार कर रहा था तो अन्य यात्रियों ने उसे रोकने की कोशिश की, तभी फ्लाइट कैप्टन भी बाहर आ गए। उन्होंने जब आरोपी को रोका तो वह लड़ने लगा। कैप्टन ने उसे रेड वार्निंग कार्ड दिया। यह कार्ड उस पैसेंजर को दिया जाता है जो कंट्रोल से बाहर हो जाता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एमपी गुजरात सहित 3 राज्यों में भारी बारिश की आशंका, महाराष्ट्र के 8 जिलों में येलो अलर्ट, हिमाचल में लैंडस्लाइड से नेशनल हाईवे हुआ बंद। जी हां दोस्तों, मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में अगले 3 दिन भारी बारिश की संभावना जताई है। महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, धुले, जलगांव और नासिक जिलों में शुक्रवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में आईएमडी ने अगले 2 दिन बारिश की संभावना जताई है। यहाँ भारत मंडपम में 9 से 10 सितंबर को G20 समिट होनी है। इसके लिए मौसम विभाग ने प्रगति मैदान के पास एक अतिरिक्त ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन भी स्थापित किया है। इसके अलावा कर्नाटक, केरल और पूर्वी राज्यों त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर में भी बारिश की संभावना है। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के मुताबिक देश में इस मानसून सीजन में 11% कम पानी बरसा है। वहीं हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में निगुलसारी के पास लैंडस्लाइड हो गई, जिसके चलते नेशनल हाईवे 5 बंद कर दिया गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी जेडीएस का गठबंधन, 4 सीटों पर बनी बात, पूर्व सीएम येदियुरप्पा ने किया दावा। जी हां दोस्तों, आगामी लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी जेडीएस के गठबंधन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने दावा किया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी जेडीएस के साथ कर्नाटक में लड़ेगी। येदियुरप्पा ने दावा किया है कि भाजपा जेडीएस को कर्नाटक के 4 लोकसभा सीट देने को राजी हो गई है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक येदियुरप्पा ने कहा कि मुझे खुशी है कि देवेगौड़ा जी ने हमारे प्रधानमंत्री से मुलाकात की और उन्होंने पहले ही लगभग 4 सीटें फाइनल कर ली है। मैं उनका स्वागत करता हूं। बीएस येदियुरप्पा ने दावा किया कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए जेडीएस को 4 सीटें देने पर सहमति जता दी है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने इसके लिए हामी भर दी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीन में आईफोन बैन, रिपोर्ट के बाद एप्पल के शेयर गिरे, 2 दिन में करीब 6% टूटे शेयर। चीन में आईफोन की बिक्री 5% तक घट सकती है। जी हां दोस्तों, चीन में सरकारी कर्मचारियों के आईफोन इस्तेमाल के रोक की रिपोर्ट के बाद एप्पल के शेयरों में लगातार दूसरे दिन गिरावट आई है। पिछले 2 दिनों में कंपनी के शेयर करीब 6% टूटे हैं। गुरुवार को ये $5.35 यानी कि 2.92% नीचे $177.56 पर बंद हुए। एप्पल का तीसरा सबसे बड़ा बाजार चीन है। इसका पिछले
साल से कुल राजस्व $394 बिलियन में 18% का हिस्सा था। चीन में एप्पल के सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स भी मैन्युफैक्चरर किए जाते हैं। सरकारी कर्मचारियों पर प्रतिबंध से चीन में आईफोन की बिक्री 5% तक कम हो सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, G20 पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और देवगौड़ा को डिनर का न्योता, सोनिया मल्लिकार्जुन को नहीं बुलाया। जी हां दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली पूरी तरह तैयार है। 9 और 10 सितंबर को राजधानी में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके लिए पूरी राजधानी को भव्य रूप से सजाया गया। इस मेगा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दुनिया भर से गणमान्य लोगों का दिल्ली पहुंचना शुरू हो गया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, G20 के रात्रि भोज में मौजूदा कैबिनेट, विदेश प्रतिनिधि, सांसदों और मंत्रियों के अलावा देश के कुछ पूर्व सीनियर नेता भी शामिल होंगे। 2 सीनियर नेताओं को डिनर का न्योता भेजा गया है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और एचडी देवगौड़ा को भी G20 शिखर सम्मेलन के रात्रि भोज में शामिल होने का न्योता भेजा गया है। इन दोनों नेताओं के डिनर में शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा उन प्रमुख नेताओं में से हैं जो भारत की राजधानी दिल्ली में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र के मंत्री पर एक शख्स ने फेंकी हल्दी, मुख्यमंत्री को भी दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल पर आज उस समय हल्दी का पाउडर छिड़क दिया गया जब वह आरक्षण की मांग कर रहे एक समुदाय के सदस्यों के साथ बैठक कर रहे थे। घटना के एक वीडियो में धनगर समुदाय के लोग मंत्री के दोनों ओर खड़े दिखाई दे रहे हैं। जब वह उनके द्वारा सौंपे गए एक पत्र को पढ़ रहे थे, तभी अचानक उनमें से एक ने अपनी जेब से हल्दी पाउडर निकाला और उसके ऊपर डाल दिया। इस वीडियो में दिखाया गया है कि पाटिल के सहयोगियों ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया, उसे जमीन पर गिरा दिया और उसे लात घूंसे मारे, जबकि वह मराठी में आरक्षण के मुद्दे पर चिल्ला रहा था। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स 333 अंक बढ़कर 66,598 पर बंद, निफ्टी भी 92 अंक चढ़ा। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 21 में रही तेजी। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में शुक्रवार को तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 333.34 अंक की तेजी के साथ 66,598.91 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 92.90 अंक की तेजी रही। यह 19,819.95 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 21 में तेजी और 9 में गिरावट देखने को मिली। जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल लिमिटेड का आईपीओ 8 सितंबर को बंद हो गया। इस आईपीओ में पैसा लगाने का आखिरी मौका आज था। दोस्तों 18 सितंबर को कंपनी के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर साथ में ही लिस्ट होंगे। कंपनी ने आईपीओ का बैंड प्राइस 695 से 735 रुपए प्रति शेयर तय किया था। वहीं दोस्तों बात करें आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में आज कोल इंडिया, लार्सन एंड टर्बो और इंडसइंड बैंक रहे, जबकि टॉप लूजर्स में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ओएनजीसी और ब्रिटानिया रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आज सोने चांदी में रही तेजी। सोना 59,500 और चांदी 72,000 के करीब पहुंची। कैरेट के हिसाब से देखें कीमतें भी। जी हां दोस्तों, शुक्रवार को सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में बढ़त देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि IBGA की वेबसाइट के मुताबिक आज सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने के दाम 106 रुपए चढ़कर 59,295 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए। वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत 54,314 रुपए हो गई। दोस्तों IBGA की वेबसाइट के अनुसार चांदी की कीमत में भी बढ़त देखने को मिली। ये 182 रुपए महंगी होकर 71,352 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। इससे पहले एक दिन पहले यानी कि गुरुवार को यह 71,170 रुपए पर थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेरिका सऊदी के साथ रेल पोर्ट डील में शामिल होगा भारत। मिडिल ईस्ट में चीन को काउंटर करने के लिए बनी स्ट्रेटजी। G20 के दौरान चर्चा संभव। जी हां दोस्तों, भारत, अमेरिका और सऊदी अरब के बीच एक इंफ्रास्ट्रक्चर डील फाइनल हो सकती है। इसके तहत खाड़ी देशों को अरब देशों से जोड़ने के लिए रेलवे प्रोजेक्ट पर बात हुई। इस रेलवे नेटवर्क को बंदरगाह और शिपिंग लेन के जरिए भारत से भी जोड़ा जाएगा। इस डील के लिए तीनों नेताओं के बीच बात चल रही है। न्यूज एजेंसी राइटर्स ने सूत्रों के हवाले से इस बात की जानकारी दी है। तीनों देशों के नेताओं की G20 समिट के दौरान इस मुद्दे पर बातचीत संभव है। इस प्रोजेक्ट के तहत रेल और पोर्ट को डेवलप किया जाएगा। इस बात की जानकारी सबसे पहले अमेरिकी न्यूज लेटर एक्सपीरियंस से मिली। प्रोजेक्ट शुरू करने के पीछे चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI को बताया जा रहा है। बाइडेन प्रशासन
2024 के चुनाव से पहले सऊदी अरब और इजराइल के बीच संबंधों को सामान्य कराने और इस डील को फाइनल करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आधार फ्री में अपडेट करने की डेडलाइन फिर बढ़ी, 14 दिसंबर तक नहीं देनी होगी कोई फीस, जाने अपडेट की प्रोसेस भी। जी हाँ दोस्तों, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि उदय UIDAI ने फ्री में आधार अपडेट करने के लिए डेडलाइन को 3 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है। अब आप अपने आधार कार्ड को 14 सितंबर तक फ्री में अपडेट कर सकेंगे और इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना होगा। इसके बाद आधार अपडेट करने के लिए चार्ज देना होगा। पहले दोस्तों यह डेडलाइन 14 जून तक थी, लेकिन इसे 3 महीने बढ़ाकर 14 सितंबर किया गया। अब इसे 6 सितंबर 2023 को जारी सर्कुलर के अनुसार इसे बढ़ाकर 14 दिसंबर तक कर दिया गया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, 6 सितंबर 2023 को जारी सर्कुलर के अनुसार यह खास तौर पर उन लोगों के लिए यह पहल शुरू की गई है जिन्हें 10 साल पहले आधार कार्ड मिला था और अभी तक एक बार भी उन्होंने इसे अपडेट नहीं कराया है। आधार अपडेट कराने के लिए यूजर्स UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट माई आधार पर जाकर खुद ही अपनी डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। इसमें डेमोग्राफिक डेटा ही ऑनलाइन अपडेट किया जा सकता है। आप खुद के आधार अपडेट नहीं कर सकते तो आप अपने पास के सेंटर पर जाकर यह काम करवा सकते हैं, लेकिन यहां हर डिटेल यानी कि डेमोग्राफिक और बायोग्राफी डेटा अपडेट करने के लिए 50 रुपये फीस देनी होगी। ऑनलाइन आधार अपडेट करने के लिए आपका मोबाइल नंबर अपडेट होना जरूरी है, नहीं तो आधार ऑनलाइन अपडेट नहीं होगा। मोबाइल नंबर आधार सेंटर पर ही अपडेट किया जा सकता है। डिटेल्स अपडेट करने के बाद आपको एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर भी मिलेगा। इसी के जरिए आप चेक कर सकते हैं कि आपके आधार में डिटेल्स कब तक अपडेट हो जाएंगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दूसरे दिन शाहरुख खान की जवान ने 100 करोड़ का आंकड़ा किया पार, लेकिन नहीं तोड़ पाई पठान का रिकॉर्ड। जी हां दोस्तों, शाहरुख खान को बॉलीवुड का किंग कहा जाता है और पठान और जवान की बैक टू बैक सफलता के साथ उन्होंने साबित भी कर दिया है कि वाकई बी टाउन के बादशाह कहलाने के हकदार वे ही हैं। जवान ने गुरुवार को दर्शकों से खचाखच भरी ओपनिंग की और 75 करोड़ रुपए की कमाई के साथ देश में अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग देने वाली रिकॉर्ड बनाने वाली फिल्म बन गई। फिल्म का सफर अभी शुरू हुआ है और फिल्म ने दूसरे दिन भी रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन करने की उम्मीद है। फिल्म पहले ही एडवांस बुकिंग में 21 करोड़ रुपए कमा चुकी है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, शाहरुख खान की लेटेस्ट रिलीज फिल्म जवान ने रिलीज के पहले दिन घरेलू बाजार में 75 करोड़ और वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ का कलेक्शन किया और इतिहास रच दिया। किंग खान की इस फिल्म के लिए ऑडियंस का क्रेज देखते ही बन रहा है और सिनेमाघरों में जवान को देखने के लिए दर्शकों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है। इसी के साथ जवान की रिलीज के दूसरे दिन कमाई के अनुमानित आंकड़े भी आ गए हैं। सेक्निल की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक जवान रिलीज के दूसरे दिन शुक्रवार को सभी भाषाओं में 45 करोड़ का बिजनेस कर रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, न्यू जनरेशन टाटा नेक्सॉन EV अनवील, इलेक्ट्रिक SUV में फुल चार्ज पर 465 किलोमीटर की रेंज का दावा, महिंद्रा XUV 400 से है मुकाबला। जी हां दोस्तों, टाटा मोटर्स ने अपनी सबसे पावरफुल कार नेक्सॉन के इलेक्ट्रिक वर्जन का फेसलिफ्ट अनवील कर दिया है। कंपनी का दावा है कि नई सब 4 सीटर इलेक्ट्रिक SUV फुल चार्ज पर 465 किलोमीटर की रेंज देती है। कंपनी ने कार के एक्सटीरियर और इंटीरियर डिजाइन को अपडेट किया है, साथ ही कार में नए कलर के साथ कई सेगमेंट, फर्स्ट एडवांस्ड कंफर्ट और सेफ्टी फीचर ऐड किए हैं। सेगमेंट में इसका मुकाबला महिंद्रा XUV 400 से है। दोस्तों टाटा नेक्सॉन EV भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक SUV है। इसकी बुकिंग 9 सितंबर को EV दिवस के मौके पर सुबह 8 बजे से शुरू की जाएगी। कार को 14 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। बायर्स इसे 21,000 रुपए की टोकन मनी देकर ऑफिशियली वेबसाइट से या डीलरशिप पर जाकर बुक कर सकते हैं। दोस्तों नई EV नेक्सॉन EV 3 अलग अलग ट्रिप और 2 वेरिएंट में आएगी। इसमें क्रिएटिव, फियरलेस और एम्पावर्ड ट्रिम ऑप्शन मिलेंगे। इसके साथ ही मिड रेंज और लॉन्ग रेंज वेरिएंट का ऑप्शन भी मिलेगा। टाटा नेक्सॉन EV फेसलिफ्ट की कीमत अभी तक सामने नहीं आई है। वर्तमान में नेक्सॉन EV की कीमत 14.50 लाख रुपए एक शोरूम से शुरू होती है। नए अपडेट के बाद इसके प्राइस बढ़ाए जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, US ओपन 2023, रोहन बोपन्ना ने रचा इतिहास, 43 की उम्र में फाइनल में बनाई जगह। अब नजर पहले टाइटल पर। जी हां दोस्तों, भारत के टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने इतिहास रच दिया है। वे 43 की उम्र में US ओपन के फाइनल में पहुंच गए हैं। वे फाइनल में जगह बनाने में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी रहे हैं। दोस्तों बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन की जोड़ी ने गुरुवार रात खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में फ्रांस के पियरे हुगो एस हेबर्ट और निकोलस माहूत की जोड़ी पर सीधे सेटों में मात दे दी। बोपन्ना अपने टेनिस करियर में दूसरी बार ग्रैंड स्लैम मेंस डबल्स के फाइनल में जगह बनाने में सफल हुए हैं। भारत की ओर से डबल्स में महेश भूपति और लिएंडर पेस कमाल का प्रदर्शन कर चुके हैं। उन्होंने कई टाइटल भी जीते हैं। पेस और भूपति की जोड़ी नंबर 1 भी रही थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई जेब पर पड़ेगी भारी, विदेशियों को अब भरनी पड़ेगी $15,000 की फीस। जी हाँ दोस्तों, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करना अब पर्वतारोहियों को और महंगा पड़ने वाला है। नेपाल सरकार ने सोमवार को बताया कि वह 2025 से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की अनुमति प्राप्त करने के लिए रॉयल्टी शुल्क को $4,000 से बढ़ाकर $15,000 करने पर विचार कर रही है। शुल्क में यह बढ़ोतरी उसके सरकार चढ़ाई के लिए कूलियों, श्रमिकों और गाइडों के इंश्योरेंस, सैलरी और अन्य सुविधाओं को बेहतर बनाएगी। सरकार ने बताया है कि काफ़ी सारी एजेंसियों ने 2024 के लिए पहले से ही बुकिंग कर ली है, इसलिए उन्हें यह अतिरिक्त समय दिया जा रहा है। फिलहाल दोस्तों 8,848.86 मीटर की ऊंचाई वाले दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत पर चढ़ने के इच्छुक विदेशी पर्वतारोहियों को $11,000 का रॉयल्टी शुल्क देना पड़ता है। नेपाली पर्वतारोहियों को 75,000 नेपाली रुपए शुल्क देना पड़ता है। सरकार ने पिछली बार जनवरी 2015 में रॉयल्टी शुल्क में संशोधन किया है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में आधार कार्ड की शुरुआत कौन से साल से हुई थी? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारत में आधार कार्ड कब से बनने लगा था तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में उस साल का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।